आसमान नीला है ऑफ कोर्स, और इसका रीज़न हम सबको पता है. इनफैक्ट if you are from the CBSE board, then you might have or will later on come across the exact explanation for this question in your 10th grade on page number 196 in the chapter 11 titled Human Eye in the Colorful World of your science textbook. It is of course because of scattering. पर ये स्कैटरिंग होता क्या है, और क्या नीला रंग ही सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है? और अगर आसमान नीला है तो ये बादल सफ़ेद क्यों है? The problem is, scattering is not the complete answer for this question. Did you know that the sky is also blue because the sun emits green the most? So guys, the video begins here. However, if you don't understand my Hindi or you have a problem in understanding Hindi in general, then you can always switch on the subtitles. The subtitles have been provided below, so switch them on. They are in English of course. And secondly और most importantly, ये वीडियो यार थोड़ा सा लंबा बना हुआ है. मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना लंबा बनेगा, बट इसके दो कारण हैं एक्चुअली. सबसे पहला कि इसको मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें मैं सिर्फ इसके बारे में बात नहीं करता कि आसमान नीला क्यों है, बल्कि मैंने ऐसे काफ़ी सारे रिलेटेड क्वेश्चंस एड्रेस किया है, जैसे हमारे आँख कलर्स को परसीव कैसे करता है, या बादल क्यों सफ़ेद है, सन कौन से रेडिएशंस एमिट करता है, एंड यू नो अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे आप जाओगे तो आपको सूरज किस तरीके से दिखेगा, दूसरे प्लैनेट्स में सनराइज और सनसेट कैसा होता है, एंड ऑल ऑफ दैट. सो प्लीज़ वॉच वीडियो टिल द एंड. एंड थर्डली, इस वीडियो से ना मैं एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको. ऐसे काफ़ी सारे मैंने क्लिप्स इंक्लूड किए हैं तीनों सेक्शन के बीच में, जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा. सो इवन ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट द वीडियो का जो लेंथ है थोड़ा सा बड़ा हुआ है. सो प्लीज़ बेयर विथ इट एंड वॉच टिल द एंड. थैंक यू. अब यार हम देखते हैं कि सूरज निकालता क्या क्या है. वैसे तो सूरज सारे तरीके के रेडिएशन निकालता है, पर काफ़ी हद तक. इनफैक्ट 99% ऑफ इट्स रेडिएशंस आर पर्टेन्ड टू अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल लाइट एंड द इंफ्रारेड रेडिएशन. अब यार इसमें भी आर मेजर फोकस इज ऑन विजिबल लाइट. ठीक है, इससे पहले हम ये देखते हैं कि ये सूरज रेडिएशंस निकालता क्यों है. दिस नॉट जस्ट विद द सन. इनफैक्ट ऑल द बॉडीज विच हैव अ टेम्परेचर ऑफ अबाउ एब्सोल्यूट 0 केल्विन, वो कोई ना कोई तरीके का रेडिएशन निकालते ही है. इनफैक्ट आप और मैं यानी ह्यूमंस, हम निकालते हैं सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन, जो ह्यूमन आई परसीव नहीं कर सकता क्योंकि उसका वेवलेंथ एकदम विजिबल लाइट से कम होता है. ठीक है, दैट इज़ फॉर अनदर थिंग. बट ये विजिबल लाइट होता क्या है यार, और ये विजिबल लाइट और लाइट, ये कन्फ्यूजन क्या है, मैं विजिबल लाइट बोलूँ या लाइट बोलूँ, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? वैसे तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता. ठीक है, विजिबल लाइट भी लाइट ही होता है और लाइट भी लाइट ही होता है. पर ये कन्फ्यूजन इसीलिए आया हुआ है कि सारे ही रेडिएशंस इनफैक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं. सो यू कैन सी दैट इट इज़ अ पास्ट कन्वेंशनल प्रॉब्लम दैट हैज़ क्रिएटेड दिस मेस. एंड इसीलिए कभी लाइट बोलते कभी विजिबल लाइट बोलते, तो वील जस्ट अवॉइड द कन्फ्यूजन एंड विल गो विथ विजिबल लाइट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. राइट, अब विजिबल लाइट होता क्या है? जैसे आप देख सकते हो, विजिबल लाइट इज दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी सूरज से जो रेडिएशन निकलते हैं वो स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा, जहाँ पे वेवलेंथ बिटवीन 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स के बीच के वेवलेंथ के वेव्स ही मिलते हैं. ठीक है, यानी ऑल द कलर्स दैट इज़ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, या फिर विबजी, और ये सारे कलर्स मिलकर अपना वाइट बनता है. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट विजिबल लाइट करिस्पॉन्ड्स टू. पर क्या सूरज सारे ही कलर्स को इक्वल प्रोपोर्शन में बांटता है? नहीं. सन इनफैक्ट हैज़ एन इनहेरेंट कलर प्रेफरेंस. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन. राइट, क्योंकि सूरज सबसे ज़्यादा हरा रंग निकालता है, इसीलिए कभी कभी कई सारे साइंटिस्ट्स हमारे सूरज को ग्रीन स्टार के नाम से भी जानते हैं. ज़्यादा 500 नैनोमीटर्स के आसपास के वेवलेंथ के वेव सबसे ज़्यादा निकालता है, विच करस्पॉन्ड्स टू ब्लूइश ग्रीन लाइट. अभी किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सूरज के सरफेस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि है 5800 केल्विन. ठीक है, उसके सरफेस टेम्परेचर 5800 केल्विन होने के वजह से सूरज सबसे ज़्यादा
500 नैनोमीटर के आसपास के वेवलेंथ के वेव्स को निकालता है, विच करस्पॉन्ड्स टू ब्लूइश ग्रीन लाइट। तो यार सूरज निकालता तो सारे वेव्स है, बट बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट कलर प्रेफरेंस टुवर्ड्स ब्लूइश ग्रीन लाइट, इट throws more amount of that light towards us, which is also one of the reasons because of which our eyes are able to perceive green light the easiest. वैसे यार यहाँ पे एक सवाल आप कर सकते हो कि अगर मैं स्पेस में जाके देखूँ तो सन कैसे दिखेगा, वहाँ पर तो एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है। एंड दिस इज़ वेरी मच ट्रू। स्पेस में जाके देखने से एटमॉस्फेयर क्योंकि नहीं होता, वहाँ पे सन हमें एक शाइनिंग वाइट बॉल के तरह दिखाई देता है। ये क्यों होता है? हालांकि सूरज 500 नैनोमीटर्स के एनर्जी को सबसे ज़्यादा निकालता है, बात ये भी सच है कि वो बाकी सारे कलर्स भी ठीक ठाक परसेंटेज तक निकाल ही लेता है, ठीक है। और जब सारे कलर मिलते हैं तो हमें हमारा बनता है वाइट कलर। इसीलिए वी कैन सी द सन एज अ शाइनिंग वाइट बॉल फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हमने ये देखा कि सूरज से रोशनी निकलती है और सबसे ज़्यादा ब्लूइश ग्रीन लाइट निकलता है, ठीक है। बट यार ये ब्लूइश ग्रीन लाइट का होता क्या है? ये एटमॉस्फेयर में होता है, बट एटमॉस्फेयर में हम जनरली बोलते हैं कि रेली स्कैटरिंग होता है। बट व्हाट इज़ दिस रेली स्कैटरिंग, राइट? यार अब रेली स्कैटरिंग को रेली स्कैटरिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो फिनोमिनन होता है उसको हम स्कैटरिंग के नाम से डिफाइन करते हैं, और रेली उस बंदे का नाम था जिसने डिस्कवर किया था। ये बंदा कमाल का था यार। इसका पूरा नाम था जॉन विलियम स्ट्रट थर्ड बेरन रेली या ऐसी कुछ। इस बंदे को 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला था। उसने 1870 से ही इस पे काम चालू कर दिया था कि स्काई नीला क्यों होता है, यानी आसमान नीला क्यों होता है। इस चीज़ पे उसने काम शुरू कर दिया था 1870 से। खैर अब हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में होता क्या है और ये रेली स्कैटरिंग होता क्या है। अगर मेरे को रेली स्कैटरिंग को डिफाइन करना होता है टेक्निकली, तो उसका टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि whenever the oscillating electric field of the waves hits the charges present in the particles around the atmosphere, these charges start vibrating the same frequency, right? These charges then become some sort of electric dipoles, radiating dipoles, the radiation of which we see as scattered light. काफ़ी confusing? इसको सिंपल करते हैं। देखो बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब भी आसमान में वेव्स निकल के पार्टिकल्स को हिट करता है, जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और वो मॉलिक्यूल्स में जो भी चार्जेस प्रेजेंट है, ये चार्जेस को जब ये वेव्स हिट करते हैं तो ये चार्जेस ना नाचना शुरू कर देते हैं। इसी को हम वाइब्रेशन बोलते हैं, या फिर नाचना शुरू कर देते हैं, या वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और ये वाइब्रेट करते करते एक पर्टिकुलर वो जो वेव का जो लाइट होता है ना, उसके बराबर ही अपना खुद का एक लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और उसी को रेडिएट करते हैं। और ये जो अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस करके रेडिएट करते हैं, उसी को हम स्कैटर्ड लाइट करके पुकारते हैं। काफ़ी सिंपल। वेव्स आ रहा है, कुछ हिट कर रहे हैं चार्जेस को, चार्जेस नाचना शुरू करते हैं, खुद का एक लाइट रेडिएट करना शुरू करते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी वो वेव्स के बराबर होता है। वैसे खुद का एक रेडिएशन निकालना शुरू करते हैं और उसी रेडिएशन को हम स्कैटर्ड लाइट के नाम से पुकारते हैं। अब यार यहाँ पे चीज़ ये है ना कि ये पार्टिकल्स के साइज़ पे काफ़ी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर पार्टिकल्स का साइज़ या फिर मॉलिक्यूल्स का साइज़ छोटा होता है तो वो उसके बराबर के लाइट के फ्रीक्वेंसी को ही अच्छे से स्कैटर कर पाते हैं। अब हम समझते हैं ये क्यों होता है फिजिक्स के हिसाब से। काफ़ी सिंपल है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन से यहाँ पर ये हो रहा है कि चार्जेस वाइब्रेट कर रहे हैं या फिर चार्जेस नाचना शुरू कर रहे हैं,
ठीक है, बट ये फोर्स कौन सा लग रहा है? ये फोर्स वही फोर्स है जो वेव्स का फोर्स है, आई मीन वो वेव्स के फोर्स का भी एक फोर्स रहता है, और जो पार्टिकल्स या फिर जो चार्जेस का खुद का एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जैसे आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, इस रिस्टोरिंग फोर्स को इस वेव्स के फोर्स के साथ मिलाने से ही पूरा फोर्स निकल आता है। अब यार यहाँ पर एक सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स का अपना फ्रीक्वेंसी होता है और वेव्स का अपना फ्रीक्वेंसी। जब वेव्स का और रिस्टोरिंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी जितना मैच होता है ना, उतना ही वो चार्जेस या पार्टिकल्स वो वाले वेवलेंथ को स्कैटर कर पाते हैं, ठीक है। यानी अगर अपने वेवलेंथ को मैच करते हुए, अपने फ्रीक्वेंसी को मैच करते हुए बराबर वेव्स मिल गए तो वो ज़्यादा नाचेंगे उस लाइट को लेके, एज सिंपल एज दैट। अब आसमान में कैसे पार्टिकल्स है? व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर? वी नो, राइट? 78% ऑफ इट इज नाइट्रोजन एंड अबाउट 20% ऑफ इट इज ऑक्सीजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के ही पार्टिकल्स काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं, राइट? अब ये छोटे साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए ये मोस्टली अल्ट्रा वायलेट रेस को ही स्कैटर कर पाता है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेस यानी वो वाले वेवलेंथ जो विजिबल लाइट से एकदम एक स्टेप जिसका कम वेवलेंथ हो या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो। अब अल्ट्रा वायलेट रेस से सबसे ज़्यादा मैचिंग कौन से, सबसे ज़्यादा पास वाले कौन से कलर्स है? ब्लू, ग्रीन और वायलेट, राइट? वायलेट, ब्लू, ग्रीन विद जियोर। तो यही वजह है कि क्यों वायलेट, ब्लू और ग्रीन, इनफैक्ट वायलेट एंड ब्लू मेनली जो सबसे ज़्यादा पास है अल्ट्रा वायलेट रे से, सबसे ज़्यादा स्कैटर होते हैं। ये बात तो एकदम सच है कि वायलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर होते हैं, उसके बाद ब्लू सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, ठीक है। देखो यार, दैट इज़ वाई द स्काई इज ब्लू। देन व्हाट अबाउट द क्लाउड्स? अब ये क्लाउड्स क्यों वाइट कलर के दिखते हैं? काफ़ी सिंपल रीज़न है यार, ये भी पार्टिकल्स के साइज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है। वाटर क्लाउड्स फिल्ड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब वाटर मॉलिक्यूल्स का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। आप जैसे देख सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल नाचता कैसा है, तो वाटर मॉलिक्यूल का जनरली जो साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो इसीलिए वो सारे ही कलर्स को ना सेम इफेक्टिवनेस के साथ स्कैटर करता है। जब सारे रंग निखर के आता है तब हमारा वाइट कलर बनता है, राइट? इसीलिए हमें क्लाउड्स वाइट कलर में दिखता है। हाँ, आप ये पूछ सकते हो कि कभी कभी क्लाउड्स ग्रे क्यों दिखते हैं? इसका भी यही रीज़न है यार, जब क्लाउड्स ग्रे दिखते हैं तब वाटर पार्टिकल्स और ज़्यादा रेशियो में और ज़्यादा प्रपोर्शन में प्रेजेंट होता है। जब ज़्यादा प्रपोर्शन में प्रेजेंट होता है तब, और बड़े होते हैं वो पार्टिकल्स, तब और ज़्यादा वो ग्रे लाइट अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होता है और कॉर्नर्स को जो है वो उधर तक पहुँचने नहीं देता वाइट कलर को। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, काफ़ी सिंपल है, आप देख सकते हो। अब यार, रात में हमें क्यों नहीं दिखता? रात में आसमान काला क्यों दिखता है? इसका काफ़ी सिंपल रीज़न है यार, इट्स ऑलमोस्ट वेरी मुंडेन एक्चुअली, क्योंकि सूरज से रोशनी निकलती ही नहीं है, तो स्कैटर करने के लिए कुछ लाइट होता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली काला काला ही दिखेगा। आप ये सोच सकते हो कि स्टार्स, बाकी कई सारे ऐसे सितारे हैं, बाकी बहुत सारे स्टार्स हैं, वो स्टार्स का लाइट क्यों हमें नहीं दिखता? एक पैराडॉक्स है, इनफैक्ट ये पैराडॉक्स का कोई नाम भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। ये एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ये मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है। बट अभी के लिए हम इतना जानते हैं कि इसका एक अलग रीज़न है। अब थर्ड क्वेश्चन, एंड probably the most important question, कि why is the sky orange or yellowish orange, reddish orange during the sunrise or sunset? The reason behind this is bulk attenuation, right? What is bulk attenuation? See, जब भी waves ना एक thick atmosphere के थ्रू ट्रैवल करते रहते हैं, वो वीक होते जाते हैं। अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स है तो वो जल्दी वीक होते जाते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि ब्लू का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वायलेट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ग्रीन का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब देखो, सनराइज और सनसेट के वक्त क्या होता है, सन जो है वो कम एंगल पे होता है, लो एंगल पे होता है, तो लो एंगल पे से निकलते हुए वेव्स को ज़्यादा एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रैवल करना पड़ता है, अ मोर थिकर एटमॉस्फेयर। सो व्हेन दे डू दिस, और जब तक वो हमारे आँख तक पहुँचते हैं तब तक उसमें बचा हुआ ब्लू, वायलेट, ग्रीन सब कुछ निकल जाता है और सिर्फ रेड और ऑरेंज बचा हुआ होता है। इसीलिए सनसेट और सनराइज के वक्त हमें बल्क एटेन्यूएशन के कारण स्काई ऑरेंज और रेड दिखता है। काफ़ी क्लियर? तो आसमान क्यों वायलेट नहीं दिखता, सिर्फ ब्लू ही क्यों दिखता है?
हियर इज़ वेयर वी स्टेप इन एज ह्यूमंस। ह्यूमंस के आई के स्ट्रक्चर के वजह से हमें वायलेट इतना ज़्यादा नहीं दिखता जितना ब्लू दिखता है। अब देखो यार, हम इस पर थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, ठीक है। आप पूछ सकते हो कि यार एक्सरेज भी तो आते हैं जिसका वेवलेंथ और कम होता है, तो एक्सरेज क्यों नहीं स्कैटर होते, या फिर वो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, ये सारे क्यों स्कैटर नहीं होते, अरे तो और भी कम वेवलेंथ में होते हैं। यार इसके 2-3 रीज़न। पहला रीज़न ये है कि जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि सूरज सबसे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज या फिर 500 नैनोमीटर के आसपास वाले वेव्स ही सबसे ज़्यादा निकालता है, तो एक्स रेज और बाकी वाले गामा रेज वगैरह वो निकालता ही कम है, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन। द सेकेंड रीज़न इज हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ये वाले रेज को पहले ही स्पेस को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, तो दे डोंट कम इन, मतलब वो अर्थ के अंदर आते भी नहीं है ताकि वो हमारे आँख तक पहुँचे। और यार ऑब्वियसली तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि हमारे आँख इस चीज़ को देख ही नहीं सकते, ठीक है। अब देखो यार, ह्यूमन आई का ना जो स्ट्रक्चर है इसमें 2 तरीके के लाइट सेंसिंग रिसेप्टर्स, एक हमारा रॉड्स और दूसरा हमारा कोन्स। यार रॉड्स तो बड़ी सिंपल चीज़ है, रॉड्स सिर्फ ब्राइटनेस सेंस करने के लिए होते हैं कि कभी ज़्यादा लाइट है या फिर कम लाइट है। दे आर जस्ट वन काइंड ऑफ सेल्स। वो सिर्फ इतना देखते हैं कि अगर ज़्यादा लाइट, यानी सिर्फ वाइट एक एक्सट्रीम में होता है, ब्लैक एक एक्सट्रीम में होता है, वो सिर्फ ब्राइटनेस सेंस करने के होते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे यहाँ पे कोन्स है। अब कोन्स 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। वैसे कोन्स तभी काम करते हैं जब रॉड्स ठीक से काम करें, मतलब लाइट होना चाहिए ताकि कोन रिसेप्टर्स काम करें। तो इट्स एसेंशियल फॉर द रॉड्स टू बी देयर फॉर द कोन्स टू फंक्शन प्रॉपर्ली, और the light to be there for us to be able to detect the colors, right? That is also the reason why we have more rods than cones. We'll get back to that later. ठीक है। अब कोन्स की बात करते हैं। कोन्स 3 तरीके के होते हैं, इसको आप 3 डायमेंशंस के तौर पे या फिर नज़र से भी देख सकते हो। सबसे पहले वो वाले कोन्स होते हैं स्मॉल वेवलेंथ प्रेफरिंग कोन्स होते हैं, ठीक है। दूसरे वाले हमारे मीडियम वेवलेंथ प्रेफरिंग कोन्स, और तीसरे वाले लॉन्ग वेवलेंथ प्रेफरिंग कोन्स। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि 3 तरीके वाले कोन्स हमारे आँख में प्रस्तुत है। यही वजह है कि क्यों हम वायलेट सबसे ज़्यादा नहीं देख सकते। यार अभी आप एक ग्राफ देख सकते हो जिसमें आपको दिख रहा है कि इनकी हमारे आँख ना सबसे ज़्यादा हरे रंग को देख पाता है, या फिर ब्लूइश ग्रीन लाइट को सबसे ज़्यादा देख पाता है, उसमें भी ग्रीन लाइट को सबसे ज़्यादा देख पाता है, राइट। आवर आईज आर वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स ग्रीन लाइट। दिस इज ऑल्सो बिकॉज सन एमिट्स ग्रीन लाइट द मोस्ट, तो वहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, राइट। बिकॉज सन एमिट्स ग्रीन लाइट द मोस्ट, द ह्यूमन आइज हैव अडैप्टेड to sense or to be more sensitive towards green light, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हो प्योर वायलेट लाइट को सेंस करते हुए कोन सेल्स आर लेस इन रेशियो कंपेयर्ड टू प्योर ब्लू लाइट को सेंस करते हुए कोन्स। इसीलिए क्योंकि ब्लू लाइट को सेंस करते हुए कोन्स ज़्यादा प्रस्तुत है हमारे आँख में, वी आर एबल टू सी ब्लू लाइट मच मोर ईजिली व्हेन कंपेयर्ड टू वायलेट लाइट। And this is the reason why we cannot see violet light as much as we see the blue light, although the violet light is being scattered all around the atmosphere all the time, right? वैसे यार जैसे मैंने बोला था कि कोन्स और रॉड्स के रेशियो के ऊपर ही डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिजम्स डायर्नल होंगे या नॉक्टर्नल होंगे। नॉक्टर्नल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रात में ठीक से देख पाते हैं, और डायर्नल वो ऑर्गेनिजम्स जो सुबह में ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है। अभी स्नेक्स हो गया, जैसे स्नेक्स देख पाते हैं सबसे इजीली अपना इंफ्रारेड लाइट, ठीक है, यानी और भी कम वेवलेंथ वाले, जबकि बर्ड्स जैसे ऑर्गेनिजम्स देख पाते हैं सबसे ज़्यादा अपना अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले बट और भी कम वेवलेंथ वाले। अब यार देखो, हालांकि इसके 3 रीजंस है कि सन से जो रोशनी निकलता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, बीच का मीडियम यानी एटमॉस्फेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और एट द एंड अस ह्यूमंस हमारे वजह से भी हम जो कलर्स को ज़्यादा देखते हैं वही कलर्स हमें ज़्यादा दिखते हैं। ये तीनों की तीनों रीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्काई ब्लू होने के लिए, पर सबसे ज़्यादा रेली स्कैटरिंग ही मैटर करता है। ये क्यों है? क्योंकि सन से तो ब्लू लाइट निकलता है, ज़्यादा प्रतिशत निकलता है, पर सबसे ज़्यादा तो ग्रीन लाइट निकलता है, और हम भी सबसे इजीली ग्रीन लाइट निकल पाते हैं। तो बीच का जो स्कैटरिंग होता है ना, वो ब्लू लाइट ही सबसे ज़्यादा होता है, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साइज़ के वजह से। इसीलिए लोग बोलते हैं कि रेली स्कैटरिंग इज़ द रीज़न बिहाइंड वाई द स्काई इज़ ब्लू, ऑल्दो इट्स नॉट द कंप्लीट ट्रूथ, इट इज़ द ट्रूथ। तो यार सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हो, पर सवाल ये है कि आप जितना जानते हो क्या उसको आप पूरी तरीके से जानते हो, एंड दैट इज़ द एम ऑफ दिस चैनल। वैसे क्योंकि एटमॉस्फेयर का ही सबसे मेजर रोल होता है स्काई के ब्लू होने में,
क्या ये बात सच है कि दूसरे प्लैनेट्स में जहाँ पे अलग तरीके का एटमॉस्फेयर होता होगा या एटमॉस्फेयर होता ही नहीं होगा, वहाँ पे या तो स्काई अलग तरीके का होना चाहिए या फिर स्काई होना ही नहीं चाहिए? ये बात एकदम सच है। इनफैक्ट मार्स पे सनराइज़ और सनसेट ब्लू कलर का। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो टिल दिस पॉइंट। मेरे को 3 पॉइंट्स क्लियर करने थे। सबसे पहले, आपने जो पिक्चर्स अभी देखे हैं दूसरे प्लैनेट्स के, वो असली पिक्चर्स नहीं थे, वो आर्टिस्ट के रेंडिशंस थे, एक्सेप्ट फॉर दैट ऑफ मार्स। ठीक है, हाँ। और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबा था। मैंने खुद नहीं सोचा था इतना लंबा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से मैं छोटा रखने वाला हूँ, 10 मिनट के आसपास होएगा, तो वो देखना ज़रूर। वो 15 दिन के अंदर ही आ जाएगा। वो टाइम के ऊपर होएगा और डेज के ऊपर होएगा। हम कहते तो है कि अर्थ एक जब रोटेशन अपने एक्सिस के अराउंड लेता है तब जाके 24 आवर्स बनते हैं या एक दिन बनता है। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? और सितंबर में ही 30 डेज़ क्यों होते हैं, अगस्त में ही 31 डेज़ क्यों होता है? इसके बारे में हम समझते हैं। अब यार, इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स लगे थे, मेरे तरफ से भी और मेरे 2 और दोस्तों के तरफ से भी। फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीपादा जिष्णु, इसने ही सारा बैकग्राउंड म्यूज़िक बनाया था हॉट एंट्रोपी का, साथ ही साथ इंट्रोपीज़ का म्यूज़िक भी। मैं उसका यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी अमेजिंग म्यूज़िक बनाता है, प्लीज़ चेक हिम आउट। एंड सेकेंडली नितिकेश राजन, उसने ही पूरा जो लोगो है वो बनाया था हॉट एंट्रोपी का, और साथ ही साथ इंट्रो भी डिज़ाइन उसी ने किया था। अगेन अनदर वेरी अमेजिंग एंड क्रिएटिव गाय। मैं उसका इंस्टा आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ चेक हिम आउट एज वेल। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि एफर्ट्स सारे लगे। अब यार, जाने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहूँगा जो मैंने पहले भी कहा था, कि सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हो, पर सवाल ये है कि आप जितना भी जानते हो क्या उसको पूरी तरीके से जानते या समझते हो। स्वयं विचार करो।